आप यूपी जूनियर एडेड, यूपी टेट, सीटेट या बाकी किसी ऐसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य विज्ञान का अध्ययन का पोर्शन पूछा जाता है, तब यह वीडियो आप ही के लिए है। और इस तरीके के रोज़ाना हम वीडियो लेकर आते रहते हैं। हर वैकेंसी का प्रैक्टिस सेट हम चलाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम रोज़ाना जो वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल है हमारा कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित है। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो भारत में स्थापित है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो 389 सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि 93 संविधान संशोधन से प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया। तो 21A में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? 21A में जोड़ा गया। अगला है कि एक सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ मिलता है। तो नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, भाग कौन से वाले में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं, तो भाग 4 में हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीति निर्देशक तत्वों का किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो संविधान सभा के द्वारा किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई। तो पहले 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन मौजूदा समय में यह भाषाओं की संख्या जो है वो 22 हो गई है। कितनी? 22। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में मौजूदा समय में जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि एग्जामिनर का मूड ठीक नहीं है, उसने ये प्रश्न पूछ लिया कि भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उस समय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। आप इसका जवाब दीजिए। तो आप क्या जवाब देंगे? उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और मौजूदा समय में कितनी है? 12 हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसको देता है। तो उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यानी कि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं और मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है। तो चुनाव आयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और ये संविधान के भाग 4 में मिल जाएंगे। भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्व सोवियत यूनियन के 1936 के संविधान से सवाल 12 है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है। तो जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो भाग 3 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और जो मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं तो भाग 3 में है और मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 13 है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया। तो जो प्रारूप अपनाया था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ
तो 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तब आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। हम रोज़ाना इस तरीके के प्रैक्टिस से लेकर आते रहते हैं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम यानी जूनियर एडेड, यूपी टेट, सी टेट या आरओ या छोटा या बड़ा जो भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग या नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम हो, हम सामान्य विज्ञान से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कराते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो सवाल है हमारा कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का जो सदस्य थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला है कि समवर्ती सूची में वह विषय है जो राष्ट्रीय व स्थानीय दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि समवर्ती जो सूची है वो जो 12 अनुसूचियां हैं वो किस भाग में आपको मिल जाती है, इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। हम आपको बता दें कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष के लिए, और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्ष के लिए। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 ईयर्स एज होनी चाहिए, यानी उम्र जो हो आपकी वो 25 वर्ष से कम ना होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 35 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष किसके लिए होने चाहिए, लोकसभा के लिए। 30 वर्ष किसके लिए होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए। 35 वर्ष किसके लिए होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष किसके लिए होनी चाहिए, कम से कम जो 35 वर्ष होना चाहिए वो राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए। और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, और ये मतलब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू जो किया गया वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न काफ़ी पुराना है लेकिन अभी अपडेट हो गया है कि जम्मू व कश्मीर को किस अनुच्छेद द्वारा विशेष दर्जा प्राप्त था। क्योंकि अब इसका दर्जा ख़त्म कर दिया गया, तो अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जे प्राप्त थे। लेकिन मौजूदा समय में इस अनुच्छेद 370 को भारत सरकार द्वारा हटा दिया गया और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यानी जम्मू और कश्मीर जो है अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अगला प्रश्न है कि संविधान के 44वें संशोधन द्वारा कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों श्रेणी से हटा दिया गया था। यानी कि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन सा मौलिक अधिकार जो था वो हटाया गया था। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसमें जो हटाया गया था वो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। यानी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सबसे ऊपर है। कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसका संबंध भाषाओं से है, यानी कि लैंग्वेज से है। किससे है, लैंग्वेज से है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेते हैं। तो जो संसद सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं एवं केंद्र शासित प्रदेशों की
विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। यानी कि अगर हम इनडायरेक्ट बात बताएं, आपको इनडायरेक्ट बात कहें तो ये है कि जो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं। यहाँ भारत में अपने यहाँ राष्ट्रपति के लिए डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है, यानी जनता अपने मत के माध्यम से राष्ट्रपति को नहीं चुन सकती है। हाँ, जनता अपने मत के माध्यम से जिन सदस्य को, चाहे वो संसद सदस्य हों चाहे वो विधानसभाओं के सदस्य हों, जिनको चुनती है वही सदस्य संसद में जाकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो संविधान की जो व्याख्या करने का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ाना वीडियो पाने के लिए आप चैनल का जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा लीजिए। सवाल है कि राष्ट्रपति को राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक है, अभी हमने बताया था कि राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, एक बार फिर से मैं बता दूं, 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कि अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता है? तो भारतीय संविधान जो है वो हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। अपने देश में दोहरी नागरिकता का कोई भी संवैधानिक तरीका नहीं है। संविधान इस तरीके की हमें फैसिलिटी नहीं देता कि हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता हो। अगला है कि धन विधेयक निम्न में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? तो केवल लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को भंग किया जा सकता है? तो जो अनुच्छेद 356 है, जिसके तहत राष्ट्रीय इमरजेंसी लगाई जा सकती है। यानी पूरे देश में जब इमरजेंसी लगाई जाएगी तब कोई भी राज्य जो है उसकी सरकारों को भंग किया जा सकता है। वैसे ऐसे बहुत कम मौक़ों पर ही होता है, जैसे कभी कोई देशव्यापी समस्याएं आ जाएं, कोई किसी देश से युद्ध छिड़ जाए या कोई ऐसा गृह युद्ध की समस्या आ जाए, इस मौके पर, ऐसी सिचुएशन होने पर भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को भंग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध यानी अनटचेबिलिटी की बात कही जा रही है, छुआछूत की बात कही जा रही है, के लिए प्रावधान है? तो आर्टिकल 17 है जिसमें भारतीय संविधान में छुआछूत को निषेध बताया गया है। यानी अगर भारत में आप रहकर किसी से छुआछूत जैसा व्यवहार करते हैं तब आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक का कार्य कौन करता है? मौलिक अधिकारों का जो रक्षक का कार्य करता है वो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मौलिक अधिकार इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको फिर बता दे रहे हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आपको मिल जाएंगे। यह अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको लिया। और अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। आज ये सारा कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर करके जाएंगे कि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाते हैं वो राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें और इंतज़ार करें। हम रोज़ाना इस तरीके के प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। आज हमने 21 तक सॉल्व किया है। कल हम फिर आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। रोज़ाना हम 2 से 3 वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो बने रहिए और किसी भी एग्ज़ाम की फ्री में
तैयारी करने के लिए, छोटे बड़े अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।